पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम प्रणाली में आप सबका स्वागत है। हम लोग मेरे संग की औरतें जो मृदुला गर्ग द्वारा रचित संस्मरण है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि मृदुला गर्ग की जो बहनें थी उन बहनों के क्या नाम थे और उन्होंने कौन कौन से काम किए और किस तरह उन्होंने अपने आप को समाज में बना के रखा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जानकारी एकत्र की तथा किस तरह उनके भाई और बहन, एक भाई भी था जो सबसे छोटा राजीव, वो किस तरह लेखन कला से जुड़े। उनकी जो दो बहनें थी वो लेखन कला से नहीं जुड़ी हुई थी, उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे के अंशों को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आगे लेखिका जो है इस कहानी में क्या कहती है। तो आगे कहती हैं कि खैर मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। यहाँ पर लेखिका जो है अपनी वो उन दो बहनों के बारे में बात कर रही है जो लेखक नहीं थी, यानी लेखिका नहीं थी, जिन्होंने लिखना शुरू नहीं किया। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। यानी लेखिका का कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी जो बहनें थी, वो दो बहनें लिखती नहीं थी, तो वो जो है दोनों, और जो तीन बहनें हैं जो लिखती थी वो उनसे भी आगे बढ़कर, जो नहीं लिखने वाली बहनें थी, जो लेखिका नहीं थी, वो उन लोगों से भी बढ़कर थी। मतलब बता रही हैं लेखिका कि हम शेर थे तो वो बहनें सवा शेर थी, मतलब उनसे भी आगे बढ़ चढ़ के थे। लेखिका बता रही है कि चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि, अब अपनी चौथे नंबर वाली बहन के बारे में बतला रही हैं कि वो क्या करती थी, वो अपने जीवन को कैसे जीती थी। तो चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उनका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था। मतलब वो इस तरह की थी कि उनकी बहन रेणु वो ये ऐसा काम करती थी कि जब दोनों छोटी बहनें स्कूल जाती थी तो स्कूल से जब लौटती थी तो स्कूल की बस जो है रास्ते में एक जगह उतार देती थी। तो उन लेखिका के जो पिताजी थे वो वहाँ से उन लोगों को आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करके रखे थे, मतलब घर की गाड़ी थी, उसी से वो लोग आती जाती थी। तो उनकी सबसे छोटी बहन अचला वो तो गाड़ी पर बैठ जाती थी, लेकिन रेणु जो है वो उस गाड़ी पर नहीं बैठती थी। उनका ये मानना था कि इतनी कम दूर, मतलब ज़्यादा वहाँ से घर की ज़्यादा दूरी नहीं थी, तो इतनी कम दूरी के लिए गाड़ी पे बैठ के वो नहीं जाना चाहती थी। उनका मानना ये था कि यह जो है सामंतशाही का प्रतीक है, मतलब राज ठाट बाट, मतलब राजसी ठाट बाट का प्रतीक है, ये दिखावे का प्रतीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। जो शायद था, लेखिका बता रही हैं कि ये शायद था, वो भी कंफर्म नहीं है। मतलब वो भी कहती कि हाँ, अगर 400 मीटर या 500 मीटर जाना है और उसके लिए हम गाड़ी में बैठ कर जाएं तो ये हमारे सामंतशाही को ही दिखाता है, मतलब हमारी राजसी ठाट बाट को ही दिखाता है। पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़का भी है, मतलब
इसमें ये नहीं कि लेखिका बता रही हैं कि इसमें ये नहीं थी कि ये सामंतशाही यानी राजसी ठाट बाट है। इसमें पिताजी का लाड प्यार भी जुड़ा हुआ है। वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह का हम मतलब उनकी बहनों पर या उनके बच्चों पर किसी तरह का प्रभाव पड़े या किसी कोई दिक्कत या तकलीफ़ हो, इसलिए वो ऐसा काम करते थे। और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग फारिग करने की लाचारी का भी मतलब यहाँ जो रसोइये था वो भी खाना वाना खिलाकर जल्दी से चला जाता था। फारिग मतलब जल्दी से चला जाना करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुढ़ते भूनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर खरमा खरमा। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था। अब ये बता रही हैं लेखिका, माँ तो इन सारी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी, लेकिन पिताजी को इन सारी चीज़ों को देखकर वो मन ही मन बहुत क्रोधित होते थे। कुढ़ते भूनते मतलब क्रोधित होते थे। और जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर खरमा खरमा यानी धीरे धीरे वो आ रही है, तो इस चीज़ को देखकर वो मन ही मन बहुत गुस्साते थे, मतलब क्रोधित होते थे कि मैं इन लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी लड़की जो है मानने को तैयार नहीं है। तो इस तरह देखकर वो मन ही मन दुखी और क्रोधित भी होते थे। और लेकिन रेणु का जो व्यवहार था, जो उनका नेचर था, वो बहुत ही अद्भुत था। लेखिका एक उनकी उनके साथ घटी घटना के बारे में बतला रही है कि रेणु के साथ एक बार ऐसी घटना घटी कि वो जिसकी वजह से उनका मान सम्मान जो है मोहल्ले में आस पड़ोस में काफ़ी बढ़ गया था। तो वो घटना क्या थी कि बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर, माने किसी ने उन्हें चुनौती दी, मतलब उनके साथ उनको चुनौती दी, उनके साथ उनको कहा गया कि उन कि उनसे जनरल मिथैया को पत्र लिखकर, मतलब आप होता है ना कि किसी को हमने चुनौती दे दी कि आपको ये काम करना है, आप करके हमको हमको दिखा दीजिए। तो इसी तरह उनको भी किसी ने चुनौती दिया था। तो वो क्या की कि जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उनके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया। जब उन्होंने थिमैया का चित्र मंगवाया, तो इस वजह से क्या हुआ कि आस पड़ोस में उनका मान सम्मान बहुत अधिक बढ़ गया। रुतबा यानी मान सम्मान काफ़ी बढ़ गया। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज़ था। जिस तरह उनको गाड़ी में बैठना अच्छा नहीं लगता था, उसी तरह उनको परीक्षा से भी परहेज़ था। वो परीक्षा नहीं देना चाहती थी, वो नहीं पढ़ना चाहती थी। जैसे तैसे उन्होंने स्कूल पास कर लिया था। तो इम्तिहान देने से भी परहेज़ था, स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया। पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे बताओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है। तो हुआ क्या कि मतलब एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर रेणु का जो चरित्र के बारे में बतलाया जा रहा है, उनके व्यवहार के बारे में बतलाया जा रहा है, तो वो ज़िद्दी किस्म की लड़की थी कि उनको किसी चीज़ की जिद पकड़ लेती थी तो वो उसको करती ही थी। तो उनको पढ़ाई लिखाई में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। तो जैसे तैसे करके उन्होंने स्कूल तो पास कर लिया, लेकिन बीए का जब एग्ज़ाम नज़दीक आया, परीक्षा नज़दीक आई, तो वो बीए का परीक्षा देना नहीं चाहती थी। सब ने उन्हें समझाया बुझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे बताए कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। मतलब बोली उन्होंने कि अगर बीए करना ज़रूरी है, इसके बारे में क्यों ज़रूरी है, इसकी जानकारी मुझे कोई देगा तभी मैं बीए करूंगी और बीए की परीक्षा दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है और ना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। तो लेखिका की बहन, लेखिका माने रेणु से जो जो भी बड़ी बड़ी बहनें थी या घर में जो भी बड़े सदस्य थे,
उन्हें बहुत समझाया बुझाया, तरह तरह के तर्क दिए, लेकिन उन्होंने उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। माँ ने समझाया, फिर माँ ने कहा कि पिताजी से पूछो कि पिताजी क्या कहते हैं, पिताजी ही तुम्हें बताएंगे। तो जब बात पिताजी के पास आई तो पिताजी ने कहा, समझाया कि देखो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, अगर बीए कर लोगी तो नौकरी मिल जाएगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। तो जनरली जो घर में बातें होती है, सभी के माता पिता ये कहते हैं कि देखो बेटा, पढ़ लो, पढ़ने से तुम्हें अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, लोग इज्जत करेंगे, मान समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। इस तरह के तर्क वितर्क जो है पिताजी उन्हें बहुत दिए, लेकिन कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा। लेकिन रेणु को कोई भी तर्क जो है वो विश्वसनीय नहीं लगा। रेणु को न खुद उन्हें, आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया। तो इतना कुछ तर्क वितर्क दिया, इससे तो ना तो उनको खुद विश्वास हुआ और ना ही रेणु को। तो अंत में पिताजी ने कुतर्क, मतलब अब उन्हें डांट कर कहा, उसी डांटने का सहारा लिया कि युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, करो। तो उसी तरह जैसे सभी घरों में होता है, अगर कोई बोल दे कि मुझे पढ़ना नहीं है, तो किसी के माँ बाप जो है ये नहीं कहेंगे कि ठीक है नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। माँ बाप कहेंगे कि मैं कह रहा हूँ तुमको पढ़ना है तो पढ़ना है। उसी तरह लेखिका के पिताजी ने भी उन्हें कहा कि ये मेरी इच्छा है कि तुम्हें पढ़ना है और तुम्हें परीक्षा देना है तो तुमको देना ही है। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। अब लेखिका बता रही हैं कि पिताजी के कहने सुनने पर उन्होंने तो बीए कर लिया, किसी तरह पास हो गई। गनीमत यह है कि पास हो गई। सच बोलने में और एक बात बता रही हैं कि वो जिस तरह लेखिका की माँ सच बोलती थी, उसी तरह वो सच बोलने में माँ से 2 कदम आगे थी। मतलब वो भी सच्ची थी, कोई भी बात झूठ नहीं बोलती थी। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते थे वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए हंसाए रख लेती है। लोग इतना मतलब वो इतना सच बोलती थी कि लोगों को उन पे विश्वास ही नहीं होता था कि क्या ये सच में ऐसा हो सकता है। तो इस तरह लोग उनकी बातों को मजाक में भी लिया करते थे। तो इस तरह उनको लगता था कि चलो लोगों को हंसाने का भी ये काम कर लेती थी। आज भी उसे कोई इत्र, लेखिका बता रही है कि आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब रेणु को, यानी लेखिया की बहन को, अगर कोई इत्र मतलब कोई सेंट या परफ्यूम उन्हें भेंट करता था, उपहार देता था, तो वो उसे नहीं लेती थी, कहती थी कि मैं नहाती हूँ, मुझे इत्र नहीं चाहिए। उनके यहाँ कहने का तात्पर्य है कि सेंट जो है वही लोग लगाते हैं जो नहाते नहीं हैं। तो मैं तो रोज़ नहाती हूँ, मुझे सेंट की ज़रूरत नहीं है। अब आगे की कहानी के हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।